रहीम हमारा मैनेज इन्वायरमेंट जो चैप्टर स्टार्ट किया हुआ है हमने, उसमें जो टॉपिक है आज का वो कंज़र्वेशन ऑफ नेचर है। जो कंज़र्वेशन ऑफ नेचर है इसमें हम देखेंगे कि नेचर का जो ख्याल है वो किस तरह रखा जा सकता है। मीन्स द कंज़र्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। कंज़र्वेशन नेचर में हमने कहा कि किस तरह नेचुरल रिसोर्सेज को कंज़र्व किया जा सकता है। एवरीथिंग दैट वी यूज़ और कंज्यूम, कहता हर वो चीज़ जो हम लोग इस्तेमाल करते हैं, जैसे पेट्रोल और फूड है, ये हमको नेचुरल रिसोर्सेज से हासिल होता है। अब जो रिसोर्सेज हैं वो दो तरह के हो सकते हैं, रीन्यूएबल रिसोर्सेज और नॉन रीन्यूएबल रिसोर्सेज। जो रीन्यूएबल नेचुरल रिसोर्सेज हैं, हम कहते हैं जैसे हवा है, ये इजीली दोबारा से रिप्रोड्यूस की जा सकती है। इसे हम वो रिसोर्सेज जो इजीली हम रिप्रोड्यूस कर सकें, उन रिसोर्सेज को रीन्यूएबल रिसोर्सेज बोला जाएगा। इसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट है वो नॉन रीन्यूएबल रिसोर्सेज हैं, जैसे मिनरल्स हैं, फॉसिल फ्यूल्स हैं, और नॉट रिप्लेनिश वंस दे गेट डिप्लीटेड। एक दफ़ा ये ख़त्म हो जाएं तो हम इसको दोबारा से हासिल नहीं कर सकते। ये जो रिसोर्सेज हैं एक दफ़ा ख़त्म हो जाएं तो फिर हम दोबारा हासिल नहीं कर सकते। इस किस्म के जो रिसोर्सेज हैं उन्हें हम नॉन रीन्यूएबल रिसोर्सेज में काउंट करेंगे। वी हैव टू कंजर्व द नॉन रीन्यूएबल रिसोर्सेज। हमें इन रिसोर्सेज को महफूज रखना पड़ेगा, बिकॉज देयर रिसोर्सेज आर लिमिटेड, क्योंकि ये रिसोर्सेज लिमिटेड हैं, एंड ह्यूमन आर हैवली डिपेंडेंट ऑन देम फॉर डेली नीड्स। तो जो ह्यूमंस हैं वो अपने रोज़मर्रा काम में इस पर काफ़ी ज़्यादा डिपेंड करते हैं, इन्हिसार करते हैं। तो इनको महफूज रखना बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी है ताकि ये दुनिया से मुकम्मल तौर पर ख़त्म ना हो जाए। टू इंश्योर सस्टेनेबल यूज़ ऑफ रिसोर्सेज इन आवर इन्वायरमेंट, तो हमें ये इंश्योर करना पड़ेगा कि इन रिसोर्सेज का इन्वायरमेंट में किस तरह से हम महफूज रख सकते हैं। वी शुड एक्ट अपॉन द प्रिंसिपल ऑफ प्रिंसिपल्स। हमें कुछ प्रिंसिपल्स अपनाने पड़ेंगे जो कि 4 आपकी बुक में लिखे हुए हैं, ताकि हम इन रिसोर्सेज को जो है वो सेव कर सकें। जो हमारे पास सबसे पहले है वो R1 रिड्यूस है, और इससे आगे हम आगे बढ़ते जाएंगे तो हमारे पास जो 4 रिसोर्सेज हैं, 4 जो प्रिंसिपल्स हैं, उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। R1 रिड्यूस में वी शुड यूज़ द नेचुरल रिसोर्सेज लेस एंड शुड नॉट वेस्ट देम। हमें नेचुरल रिसोर्सेज का कम इस्तेमाल करना चाहिए। रिड्यूस मतलब कम। हम कहते हैं जी इन रिसोर्सेज का कम इस्तेमाल करना चाहिए, इन्हें ज़ाया नहीं करना चाहिए। वी शुड यूज़ दिस प्रिंसिपल एट डिफरेंट प्लेसेस इन आवर डेली लाइफ। हमें अपने जो रोज़मर्रा के काम हैं उनमें एक ख्याल रखना पड़ेगा, और जो है हर चीज़ को मिनिमाइज़ जो है उसका इस्तेमाल करना पड़ेगा। वी शुड नॉट वेस्ट वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, फ्यूल। हमें इन चीज़ों को ज़ाया नहीं करना चाहिए। जैसे पानी है, ख्याल रखना पड़ेगा कि पानी ज़ाया ना हो, इलेक्ट्रिसिटी ज़ाया ना हो, या जो फ्यूल है उसकी उसको भी रिड्यूस किया जाए, कम से कम इस्तेमाल किया जाए, ज़ाया होने से बचाया जाए। हमें जो घरों में टैप है, अगर आप देखें कि उसका पानी का टैप खुला हुआ है तो उसको ऑफ़ कर दें। अगर कोई उधर जो है वो बात नहीं कर रहा तो हम कहते हैं उसे ऑफ़ कर दिया जाए ताकि पानी जो है वो ज़ाया ना हो। इसके अलावा हमें जो है वो शावर की बजाय बकेट का इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि शावर में बहुत ज़्यादा पानी जो है वो इस्तेमाल हो जाता है। इसके अलावा जो घरों में अक्सर लाइट और फैंस बगैर रूम में बगैर जो है बिला वजह, जो जिसे हम बोलते हैं बिला वजह, वो चल रहे होते हैं और बाज़ औक़ात रूम में नहीं होता, तो वो उसको आप जो है वो ऑफ़ कर दें, या रूम से जब बाहर जाने जाएँ तो उसको ऑफ़ करके जाएँ ताकि हम इलेक्ट्रिसिटी को सेव कर सकें। टेक पब्लिक ट्रांसपोर्ट। हमें पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करना चाहिए, बनिस्बत ये कि हर जो इंसान है वो अपनी इंडिविजुअल जो है वो ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करें, बल्कि हम जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करें ताकि हम जो फ्यूल की कंजम्पशन है उसे कम कर सकें। नॉट वेस्ट फूड। हमें खुराक को ज़ाया नहीं करना चाहिए। जो इजाफी खुराक है हमें किसी गरीब जो है या किसी दूसरे अपने भाई को वो खुराक दे देनी चाहिए ताकि वो जो है वो खुराक ज़ाया ना हो। इसके अलावा जो नेक्स्ट वन है कि हम किस तरह कंजर्व कर सकते हैं नेचर को, तो उसमें रीयूज़ है। वी शुड थिंक्स अगेन एंड अगेन। हमें चीज़ जो है वो बार बार इस्तेमाल करने का जो अमल है उसे रीयूज़ में कंक्लूड किया जाएगा। वी शुड नॉट थ्रो अवे मटीरियल सच एज ग्लासेस, कंटेनर, प्लास्टिक बैग्स एंड पेपर, क्लॉथ। हमें इन चीज़ों को फेंकना नहीं चाहिए, हमें इन चीज़ों को दोबारा से रीयूज़ में लेकर आना चाहिए। जैसे ग्लास कंटेनर हैं, प्लास्टिक बैग दोबारा से रीयूज़
में आ सकते हैं, पेपर आ सकता है रीयूज़ में, इसके अलावा जो क्लॉथ हैं वो रीयूज़ हो सकते हैं। जो नेक्स्ट है हमारे पास रीयूज़ के बाद वो है जो है R3 है, वो R3 प्रिंसिपल है जो कि रिसाइकल में काउंट होता है। हमें R3 यानी कि रिसाइकल में पेपर, इसके अलावा जो प्लास्टिक है, ग्लास है, उसको दोबारा से रिसाइकल करना चाहिए, दोबारा से इस्तेमाल कर लेना चाहिए। हम R4 जो हमारे पास नेक्स्ट है R4 रीफॉरेस्ट, हमें ज़्यादा से ज़्यादा दरख्त लगाने चाहिए। और दरख्त जो है वो ज़्यादातर कोशिश ये की जाए कि रेनी सीज़न में, रेनी डेज़ में हम वो ट्रीज़ लगाएं ताकि उनको ज़्यादा से ज़्यादा पानी मिल सके और वो उनकी ग्रोथ अच्छी हो सके। जो ट्रीज़ हमारे इन्वायरमेंट को मोर कूल, शेडी एंड ग्रीन, ज़्यादा से ज़्यादा ठंडा रखते हैं और सायादार रखते हैं। इसके अलावा ग्रीनरी हमें प्रोवाइड करते हैं जो कि आंखों के लिए बहुत अच्छी होती है। आगे देखा जाए तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो बेसिक इन्फॉर्मेशन है अबाउट डेंगू फीवर। अब डेंगू फीवर के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन यहाँ लिखी हुई है। ये जो डेंगू फीवर है ये वायरल इन्फेक्शन है और ये ट्रांसमिट होता है थ्रू मॉस्किटो जिसका नाम है एडिस इजिप्टी मॉस्किटो है, फीमेल मॉस्किटो है। ये मॉस्किटो के ज़रिए एक पर्सन से दूसरे पर्सन के अंदर ट्रांसफ़र होता है। हम कहते हैं ये दुनिया का मेजर हेल्थ प्रॉब्लम बन चुका है, इसमें पाकिस्तान भी शामिल है। 4 तरह के 4 टाइप ऑफ डेंगू वायरस होते हैं, डेंगू वायरस होते हैं, 4 तरह के डेंगू वायरस हैं। अगर हम एक वायरस के ख़िलाफ़ रिकवरी हासिल कर दें तो हम बाकी एक वायरस के लिए हम रिकवरी हमारी बॉडी अगर कर लेती है, उसके ख़िलाफ़ एंटीबॉडीज़ बना लेती हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि जो बाकी 3 बची हैं उनके लिए भी हमने रिकवरी हासिल कर लिया है, हमने इम्यूनिटी पैदा कर ली है। नहीं, जब वो अगर थर्ड वन फॉर एग्जांपल फर्स्ट डेंगू वायरस आपकी बॉडी के अंदर आ गया है तो आपने उसके लिए उसकी आपकी बॉडी के अंदर उसके खिलाफ इम्यूनिटी पैदा हो गई है, तो जो नेक्स्ट अगर आ जाता है तो उसके लिए दोबारा से हमें जो है डेंगू फीवर का सामना करना पड़ेगा और जो है हमारी वाइट ब्लड सेल्स को जो हमारी इम्यूनिटी है उसे दोबारा से स्ट्रॉन्ग होना पड़ेगा। हम कहते हैं अगर हम रिकवरी हासिल कर दें फ्रॉम इन्फेक्शन बाय वन प्रोवाइड लाइफ लॉन्ग इम्यूनिटी अगेंस्ट दैट वायरस बट प्रोवाइड नो प्रोटेक्शन अगेंस्ट इन्फेक्शन बाय द अदर 3 वायरसेस। अगर हमने एक जो है वो रिकवरी हासिल कर ली है डेंगू वायरस की, 4 टाइप ऑफ डेंगू वायरस है उसमें अगर एक से हासिल कर ली है तो इसका कतई मतलब नहीं है कि हमने चारों से जो नेक्स्ट वन है उससे रिकवरी हासिल कर ली है। अगर देखा जाए WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक 50 मिलियन जो लोग हैं वो हर साल डेंगू फीवर का शिकार होते हैं और 2.5 बिलियन जो लोग हैं वो हर टाइम रिस्क में रहते हैं डेंगू के। इसके अलावा जो डेंगू फीवर फैलाने वाला मॉस्किटो, इसका नाम एडिस एजिप्टी है और ये फीमेल मॉस्किटो है। अगर ये मॉस्किटो किसी वायरस ऐसे पर्सन को बाइट करती है और जिसके अंदर जो है वो वायरस मौजूद हो तो हम कहते हैं जी ये वायरस जो है वो एडिस मॉस्किटो के अंदर चले जाएगा और एडिस मॉस्किटो किसी हेल्दी पर्सन को जाकर बाइट करेगी तो ये वायरस उसके अंदर भी ट्रांसफ़र हो जाएगा। इसी तरह अगर वो मज़ीद आगे किसी को बाइट करेगी तो इस तरह ये वायरस फैलता चला जाएगा। ये जो वायरस है डेंगू वायरस वो अटैक करता है वाइट ब्लड सेल्स पर। ये वाइट ब्लड सेल्स को यानी जो हमारी इम्यूनिटी पैदा करते हैं उन पर जाकर ये अटैक करता है, उन्हें जाकर उनकी बॉडी के अंदर वाइट ब्लड सेल्स के अंदर अपनी रिप्रोडक्शन करेगा, अपनी तादाद को बढ़ाएगा और उस वाइट ब्लड सेल्स को ख़त्म कर देगा, जिसकी वजह से हमारी इम्यूनिटी है वो बहुत वीक हो जाती है। इसके अलावा ये हमारे अफेक्ट करता है हमारे लीवर को भी एंड जो बोन मैरो है जो जिसे हम हड्डियों का गोदा भी बोलते हैं उसको भी ये जाकर अफेक्ट कर रहा होता है। और लीवर और जो बोन मैरो है ये हमारे मेजर ऑर्गन हैं जो कि रेड ब्लड सेल्स को और वाइट ब्लड सेल्स को बनाने में हेल्प करते हैं और बोन मैरो की बात करके बनाते हैं। डिक्रीज़ ब्लड प्लेटलेट्स एंड पेशेंट सफ़र फ्रॉम ब्लीडिंग। जो हमारी बॉडी के अंदर ब्लड के अंदर प्लेटलेट्स हैं जो कि खून को की क्लॉटिंग में हेल्प करते हैं तो वो कम होना स्टार्ट हो जाते हैं, जिसकी वजह से जो ब्लीडिंग है वो बॉडी की होना स्टार्ट हो जाती है। और इसके जो सिम्टम्स हैं, अगर खुदा ना खासा किसी को डेंगू फीवर हो जाए तो इसके सिम्टम्स हैं हाई फीवर है, इसके अलावा सर में बहुत ज़्यादा हेडेक है, दर्द होता है, इसके अलावा पेन बिहाइंड द आई, आँखों के पीछे वाली साइड पर काफ़ी पेन होता है, मसल्स में पेन होता है और जो जॉइंट्स हैं और बाज़-औक़ात जॉइंट्स में पेन होता है और बाज़-औक़ात जो बॉडी पे रैशेस बन जाते हैं। इसके अलावा अगर देखें बाज़-औक़ात जो डेंगू है वो बहुत ख़तरनाक शदीद किस्म का हो जाता है, जिसे हम डेंगू हेमरेजिक फीवर बोलेंगे। ये एक शॉक सिंड्रोम है, मतलब जब ख़तरनाक हद तक ये डेंगू वायरस आपकी बॉडी को नुकसान पहुंचा रहा होता है तो हम कहते हैं डेंगू हेमरेजिक जो है वो फीवर हो जाता है।
इसमें ब्लीडिंग होती है और ब्लड प्रेशर जो है वो डेंजरस लेवल तक लो हो जाता है। इसके अलावा जो प्लेटलेट्स की तादाद है वो बहुत कम हो जाती है। अगर डेंगू वायरस की बात करें तो इसकी अभी तक कोई वैक्सीन मौजूद नहीं है, लेकिन एक मेथड ऐसा है जिसके ज़रिए हम कंट्रोल कर सकते हैं, डेंगू फीवर को फैलने से बचा सकते हैं। वो ये है कि हम जो है वो हम जो क्या करें, जो अगर ये जो बेसिकली एडीज़ मॉस्किटो के ज़रिए फैलता है, तो अगर हम एडीज़ मॉस्किटो को जो है फीमेल मॉस्किटो को ही सर्वाइव ना करने दें तो हम इससे बच सकते हैं। हम अगर उस पर कंट्रोल कर लें तो हम डेंगू फीवर फैलने से रोक सकते हैं। अगर घरों में जो अक्सर बारिश का पानी गमलों में या किसी टायर्स में खड़ा रहता है, तो अगर हम उसको बर वक्त ज़ाया कर दें तो जो डेंगू जो मॉस्किटो है, डेंगू जो फैलाने वाला मॉस्किटो है वो पैदा नहीं होगा, क्योंकि जो ये मॉस्किटो है ये साफ़ पानी में अपनी परवान चढ़ता है। अगर इसी तरह अगर देखा जाए तो कुछ जो पॉन्ड्स हैं, या अगर बात करें जहाँ पर मॉस्किटो के जो लार्वा मौजूद होते हैं, अगर वहाँ पर स्मॉल फिशेस और क्रस्टेशियंस जो झींगे वगैरह हैं हम वहाँ पर मौजूद हों, तो हम जो है ये स्मॉल फिशेस और क्रस्टेशियन जो हैं ये लार्वा वगैरह मॉस्किटो के लार्वा को खाते हैं। तो मॉस्किटो के लार्वा को अगर ये खा जाएँ तो इसका मतलब है कि मज़ीद मॉस्किटो के आगे बनने के चांसेस कम हैं। तो इस तरीके से भी हम डेंगू फीवर को कंट्रोल कर सकते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक था वो इख्तिताम पर पज़ीर है।